मोटापा जो है बहुत सारी बीमारियां उठ रही हैं, जैसे कि दिल की बीमारी हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। 10 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, वो इतना ज़्यादा मोटा है, इतना ज़्यादा मोटा है कि उसे चला भी नहीं जा रहा है। ये इतना चिंता का विषय क्यों है मैम? जो हमारा आजकल जंक फूड जो मैंने भी बताया, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, भागना दौड़ना में कम ध्यान जाना। स्कूल में पेरेंट्स बच्चों के मोटापे को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? स्कूल्स में और पेरेंट्स को ये एक साथ मिलकर एफर्ट करना पड़ेगा। स्कूल्स कुछ अपने ऐसे नियम बना सकते हैं कि बच्चे इस प्रकार का खाना लेके आएँ। ना एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ना योगा करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि कोई ऐसी दवाई मिल जाए जो हम खाएं और हम पतले हो जाएं। हेल्दी जीना चाहते हैं, लंबा जीना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज और योगा से तो बेहतर और कोई चीज़ नहीं। कैसे हैं सभी? एक बार फिर से इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आज का पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में भी आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और आपको इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ नया मिलने वाला है और सब कुछ वो होगा जो आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, यूथ से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आजकल मोटापे की जो प्रॉब्लम है वो सभी के साथ बनी हुई है, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। आप छोटे छोटे बच्चों को देख लेंगे, मोटापे की वजह से उनके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनके पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, फिर दवाइयाँ चलनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही है और आज उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के आंसर लेने के लिए हमने ये पॉडकास्ट रखा है। तो हमारे साथ हमारी जो खास मेहमान है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और आज के पॉडकास्ट में उनसे हम बहुत सारे सवालों के जवाब लेने वाले हैं। तो चलिए फिर उनका स्वागत कर लेते हैं और इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं, क्योंकि वो अपने आप में वो शख्सियत हैं जो आज इस पॉडकास्ट में हमें वो जवाब देने वाली हैं जो आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर नवजीवन ग्रुप की सीईओ और इसके साथ साथ वो राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं और मानसिक स्वास्थ्य एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैं कंचन भी जी? बहुत अच्छी हूँ मैम। और जैसे ही मुझे पता चला कि आपके साथ पॉडकास्ट होने वाला है, तो मुझे लगा कि आज तो बहुत सारे सवाल आपसे ऐसे पूछने वाली हूँ कि लोगों के जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ मैम कि भारत में हम देख रहे हैं, इंडिया में मोटापे जो है वो एक गंभीर समस्या बन गया है लोगों के लिए। छोटे छोटे बच्चों को हम देख रहे हैं, इतने ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है, बैठना एक जगह बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर कैसे प्रभाव डाल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं हमने प्रधानमंत्री मोदी जी की सराहना करना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना विशेष कदम उठाया है कि हाल फिलहाल ही उनका उत्तराखंड में कॉन्फ्रेंस था जिसमें उन्होंने बताया कि सब लोगों को ये आदेश दिया गया है कि 10% रिफाइंड ऑयल का और जो भी खाद्य तेल है उसका उपयोग कम से कम किया जाए खाने में। उन्होंने ये पूरी जनता से मांग की कि मोटापा जो है वो एक देश के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, तो जिससे बहुत सारी बीमारियां उठ रही हैं, जैसे कि दिल की बीमारी हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर, और बच्चों में जैसे आपने मोटापे की बात की। ये सब सवाल इन्हीं चीज़ों से उभर के आते हैं कि हमारा खान पान ठीक नहीं है। तो मोदी जी ने ये जो कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय कदम है, जिससे कि हमें लगता है कि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और आगे चलकर हमारी जो जनरेशन्स आने वाली हैं उन पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा इसका। तो आपने जैसे पूछा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसे इसमें आ सकती हैं। अब जैसे मोटापा होगा, मैंने अभी बताया आपको कि इससे दिल की बीमारियां और ऐसे लोगों को आजकल फैटी लिवर की बड़ी शिकायत है। ठीक है, बच्चों में मोटापा बचपन से ही आ जाता है और बहुत सारी हेल्थ इशू हैं जिसमें हम बोलते हैं किडनी की इशू हो जाता है, किडनी ख़राब हो जाती है। साथ साथ उसके रक्तचाप का हाइपरटेंशन जो मैंने भी समझाया आपको, इंसोम्निया, नींद ना आना, इन सब की जो जड़ है वो है मोटापा। एक बहुत ही ना थिन लाइन है मोटापे में और हेल्दी होने में। हमारे भारतवर्ष में क्या है कि बहुत सारे लोग थोड़े से भी मोटे होंगे तो बोलेंगे हम तो हेल्दी हैं। हम मोटे नहीं हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, हम हेल्दी हैं। हम समोसे खाएंगे, हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं। हम पराठे खा रहे हैं, हम अच्छा खाना खा रहे हैं। ये सब अच्छा खाना है। समोसे डीप फ्राइड होते हैं, ऑयल में बनते हैं।
समोसे कोई घर पे नहीं बनाता है। ज़्यादातर पूरे देश में हमारे समोसे मार्केट से ही लोग लेके खाते हैं। पर क्या जिस तेल में वो समोसे तले जाते हैं, किसी को पता है कि वो तेल क्या है? एक बार ना यूज़ करके वो उस तेल को कम से कम, एक जो मिठाई वाला है वो 50 से 60 बार उस तेल का उपयोग करता है, बार बार चीज़ें तलने में, पकौड़े, समोसे और मे भी और भी जो बहुत सारी चीज़ें होंगी उसको तलने में। और इससे क्या हो जाता है कि तेल हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड, जिससे बहुत सारे उसमें कार्सिनोजेनिक पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। कार्सिनोजेनिक पदार्थ मैं बताना चाहूँगी वो पदार्थ होते हैं जो कैंसर हमारी बॉडी में एक्टिवेट कर देते हैं, कैंसर को बढ़ावा दे देते हैं। तो आप सोचिए कि जो हम खाना खा रहे हैं अभी वो हमारे लिए कितना हानिकारक है। आप अच्छे से अच्छे जगह पे भी चले जाइए, उसमें भी आप कैसे ये बता पाएंगे कि जो तेल इस्तेमाल हुआ है उसमें जो रिफाइंड ऑयल यूज़ हुआ है, और रिफाइंड ऑयल पहले तो किस क्वालिटी का है, दूसरी बात कि वो कितनी बार पहले प्रोसेस हो चुका है, कितनी बार यूज़ हो चुका है, और वो आपके अंदर जा रहा है। तो अगर आप एक तली हुई चीज़ डीप फ्राइड खाते हैं जो कि अपने घर में ना हो पर आपने बाहर से खरीदी हो, उससे आपने अपना दिल का दौरा, रक्तचाप बढ़ना, किडनी, फैटी लिवर को 100x बढ़ा दिया है। 100x मतलब कि 100 गुना आपने उसको अपनी तरफ आमंत्रित कर लिया है, अट्रैक्ट कर लिया उस प्रॉब्लम को, कि आप इनविटेशन ही तो दे रहे हैं कि हम खा रहे हैं और इनवाइट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को एक बार खा के। और एक बात और यहाँ बोलना चाहूँगी कि आज जो बच्चे हैं, छोटे हैं, माँ बाप भी इतना मतलब ध्यान नहीं देते आजकल, सब अपने प्रॉब्लम्स में, अपने काम में, व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, बिजी हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि हम तो ठीक है, हमने आज एक पिज़्ज़ा का स्लाइस खाया, हमने एक समोसा खाया, हमने पकौड़े खाए, मार्केट से लिया। जंक फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हर जगह और टेस्टफुल भी है। उसमें स्पेसिफिकली ऐसे पदार्थ यूज़ किए जाते हैं जिसमें टेस्ट इन्हांसर्स हमें जिन्हें हम कहते हैं। अब जो टेस्ट इन्हांसर्स हैं वो टेस्ट बढ़ाएंगे तभी तो सामने वाला जो कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट होगा उसके लिए। इससे क्या होता है कि बच्चे उस तरफ ज़्यादा जाते हैं और घर में भी लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं, लोग बोलते हैं घर में कौन बनाएगा इतना, मतलब 2 घंटे कौन लगाएगा एक छोटी सी चीज़ के लिए, चलो 200 रुपये की तो आएगी, 300 रुपये की तो आएगी, मार्केट से ऑर्डर कर लेते हैं। पर उससे क्या है कि उस चीज़ से आदत पड़ जाती है। ये इक्वली उतना ही एडिक्टिव है जिसे हम बोलते हैं कि लोग ड्रग्स और अल्कोहलिज्म के एडिक्शन होता है, वैसे ही ये इक्वली जंक फूड उतना ही एडिक्टिव है छोटे बच्चों के लिए और यंग अडल्ट्स के लिए, और इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि हम लोगों के जो एज ग्रुप है उसमें भी। तो फटाफट से खाना बनाना, फटाफट से खाना खाना, इस चीज़ को हम जब अडॉप्ट करते हैं तो हम अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम हर चीज़ फास्ट फूड में खाना चाहते हैं जो कि मेनली जंक फूड ही होती है। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं, मैम आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भारत में क्या होता है, थोड़ा सा भी इंसान मोटा हो जाता है तो वो एक और, जैसे आप किसी को बोलोगे कि यार अच्छे खासे मोटे हो रहे हैं, यार हम खाते पीते घर से हैं। हाँ। आजकल लोगों का ये हो गया है कि वो अगर थोड़े से मोटे होंगे तो वो खुद को मोटा समझेंगे ही नहीं, कहेंगे हम खाते पीते घर से, हम हेल्दी हैं। बहुत अच्छा आपने कहा। लेकिन मैम हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे जो हैं, हाँ, हम कई बार देखते हैं कि 10 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, वो इतना ज़्यादा मोटा है, इतना ज़्यादा मोटा है कि उसे चला भी नहीं जा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये इतना चिंता का विषय क्यों है मैम? सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे मोटे क्यों होते हैं। पहली बात कि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत बड़ा रोल है। दूसरी बात इसमें यह है कि हमारा जो फैमिली ट्री है, जो हमारा जो जेनेटिक फैक्टर है इसमें कितना काउंट करता है। जो फैमिली है वो कितनी मोटी है, बच्चा आगे कितना मोटा हुआ, ठीक है ना। कई आप देखेंगे कि फैमिलीज में बहुत लोग थिन और लीन होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं, वो मोटे होते ही नहीं। उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है कि वो कुछ भी खाते नहीं, पतले रहेंगे। कुछ लोग ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी खाएंगे तो उससे मोटे हो जाएंगे। तो इसमें जेनेटिक फैक्टर्स, मेटाबॉलिज्म, एनवायरमेंटल फैक्टर्स सब काउंट करते हैं। दूसरी बात, बच्चे का मोटा होना, एक जो हमारा आजकल जंक फूड जो मैंने अभी बताया वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, भागना दौड़ना में कम ध्यान जाना, क्योंकि आजकल हर कोई तो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया पे लगा है, ठीक है, और हर कोई ये उसमें फ़र्क नहीं समझ पाता कि कितना टाइम, कितना समय किस चीज़ को देना है।
वो टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण आजकल के बच्चे मोटे हो रहे हैं। पढ़ाई है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। एक बात और है, हमारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आयुर्वेदा में हम बोलते हैं कि 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, वात, पित्त और कफ। मोटापा होता है हमेशा कफा का इम्बैलेंस होने से, कफा का बढ़ोतरी होने से हमारे बॉडी में। तो कफा को अगर हम कम रखेंगे अपनी बॉडी में या बैलेंस्ड रखेंगे, वो खान पान से ही हो सकता है, या योगा से, या फिर बहुत सारी एक्सरसाइज से ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो इस चीज़ पर हम आ सकते हैं कि बच्चों को बचपन से ही ठीक रखें। एक और बात है इसमें जो मैं भूल रही थी अभी, कि माँ ने जब अपना बच्चे को कैरी किया, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो माँ का खान पान कैसा था, उसी से ही हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत हो जाते हैं। और आजकल जिस तरीके का खाना लोग खा रहे हैं, और अगर प्रेगनेंसी में भी अपनी माएँ जो हैं वो बाहर का जंक फूड भी खा रही हैं, तो उसका इफेक्ट भी तो बच्चे पे पड़ता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने कहा। और आजकल तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो जंक फूड पर ही ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, कि ज़रा सा किसी को भूख लगा तो पहले क्या होता था कि घर में लोग बनाते थे कुछ ना कुछ, कि अच्छा भूख लग रही है चलो घर पे कुछ बना लेते हैं। अब होता है कि भूख लग रही है चलो फिर मोमोज़ खा के आ जाते हैं, चलो पिज़्ज़ा खा के आ जाते हैं। तो आजकल ये लोगों का बड़ा चल रहा है। इससे एक और भी मेजर प्रॉब्लम आपको बताती हूँ, ये तो लोग घर पे खा ही रहे हैं, प्लस जो पैक्ड फ्रोजन फ्रूट्स मार्केट में, फूड्स और सब चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं, फ्रोजन पराठे, हाँ, फ्रोज़न पराठे। फ्रोजन मोमोज और फ्रोजन कटलेट्स, एन नंबर ऑफ थिंग्स, अब जो बोलो, मतलब ये सब चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। वो आएंगी, फिर तले जाएंगी और फिर अंदर जाएंगी। एक उसमें एमएसजी गया, बहुत चीज़ों पे लिखा होता है एमएसजी फ्री। एमएसजी एक ऐसा पदार्थ है जो कि टेस्ट एनहांस करता है, बट हमारी ब्रेन डेवलपमेंट को ख़राब करता है, ओके। और हमारी मेमोरी को ख़राब करता है। अबव ऑल हमारे ऑर्गन्स को स्लोली, इट्स अ काइंड ऑफ स्लो पॉइजन ओवर द ईयर्स, लाइक 10 साल 15 साल अगर आप वो कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो वो आपके लिए स्लो पॉइजन का काम करेगा। ये नहीं कि स्लो पॉइजन है तो आपको मार डालेगा, आपके ऑर्गन्स खराब कर देगा। अगर मैम देखें तो स्कूल की अब हम बात करते हैं कि स्कूल में पेरेंट्स बच्चों के मोटापे को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, उनकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे मदद हो? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, स्कूल्स में और पेरेंट्स को ये एक साथ मिलके एफर्ट करना पड़ेगा। स्कूल्स कुछ अपने ऐसे नियम बना सकते हैं कि बच्चे इस प्रकार का खाना लेके आएँ, घर से खाना बना के लेके आएँ। कैंटीन्स होना स्कूल में वैसे तो अनिवार्य नहीं है, पर अगर कैंटीन्स हैं स्कूल में तो स्कूल को ऐसा कुछ करना चाहिए कि वैसे ही खाना और वैसे Healthy खाद्य food, पदार्थ रखें जो हाई कैलोरीड फूड हो, हाई प्रोटीन फूड हो, प्लस उसमें ऐसा होना चाहिए कि जंक फूड होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा घर से खाना नहीं लेके आया तो उनको मिलेट्स की थाली मिल रही है, उनका एक ऐसा फूड होना चाहिए डेली बेसिस कि आज स्कूल में ये कैंटीन है और खाना मिलेगा तो 2 प्रकार का खाना मिलेगा। आज हम बाजरे की रोटी बनाएंगे और उसके साथ ये दाल सब्जी मिलेगी, ठीक है। तो या फिर जो लोग अपने घर से खाना नहीं बना के भेज सकते हैं, कई स्कूल्स आजकल ऐसे भी हैं जिनमें उन्होंने वो स्कूल में ही खाना प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, तो उनको अपना जो मील मेकअप है, जो उनको अपना पूरा हफ्ते का या जैसे महीने का मील अपना जो बनाना है, वो उनको ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। ऐसे ही पेरेंट्स को भी आदेश मिलना चाहिए कि ये मेन्यू दिया गया आपको हफ्ते का, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चे के माँ बाप को भी होगा कि खाना बना के कैसे भेजेंगे टिफ़िन में या कैसे है, पर देखिए अगर आपको अपने बच्चों को बढ़ाना है आगे, हर कोई अपने बच्चे के लिए हर कुछ करता है, तो इतना तो एफर्ट कर ही सकता है कि अच्छा खाना बना के भेज दे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। इसके साथ एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि सरकार अगर देखें हम तो रेस्टोरेंट की अगर हम बात करते हैं, अब रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा मैम कि हर तरह का खाना अब मिलता है, और टेस्ट तो आप पूछिए, मतलब टेस्ट अच्छा करने के लिए हर रेस्टोरेंट अपने अपने उसमें बहुत आगे चल रहा है। ऐसे में अगर हम देखें तो जो वहाँ पर तेल इस्तेमाल होते हैं, जितनी भी चीज़ें बनती हैं, आपको लगता है कि उनको कोई चेक करता है या उनको चेक करना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए वैसे से बोर्ड्स तो हमारे जो एफएसएसएआई जो लाइसेंसिंग करते हैं, या जो फूड कॉरपोरेशन हैं, वो भी इसमें काफ़ी नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। तो टिपिकली ऐसा होता है कि बहुत सारे फूड इंस्पेक्टर्स हैं जो उनसे जाके चेकिंग करते हैं,
पर अभी तक ऐसा चेकिंग स्टार्ट नहीं हुआ है कि कौन कितना तेल कितनी बार यूज़ करता है। वो ये चेक करते हैं कि क्वालिटी ठीक है, कुछ पॉइजनस तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ इसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं है जिसको जो कोई मर जाए या किसी को कोई बहुत एक्यूट प्रॉब्लम हो जाए। पर ऐसा कुछ नहीं है अभी तक जिसका कि तेल का नियंत्रण हो कि 1 या 2 बार से आप तेल दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, आपको ये तेल फेंकना पड़ेगा। ठीक है, उसको मेजर करने के लिए कि तेल कितनी बार यूज़ हुआ है, ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। उसके बाद कितने परसेंटेज ऑफ ऑयल आप यूज़ करें, जैसे मैंने बताया कि मोदी जी ने कहा कि 10% तेल का कम यूज़ किया जाए। ठीक है, घरों में भी और बाहर भी। पर घरों में ये एक उनका एक उन्होंने ये चीज़ बोली है, ये एक चीज़ साझा की है लोगों के साथ, पर लोग इसको कितना मानेंगे वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं कि नहीं। तो ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है, तो ये नियंत्रण बनने चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ बननी चाहिए जिसमें तेल का ऐसा मतलब कि इतना कम यूज़ हो, इस मात्रा में यूज़ हो, पूरे उसके पॉइंट्स बन के पॉलिसी बननी चाहिए इसके ऊपर। दूसरी बात, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी यहाँ पर, वैसे तो मोदी जी ने सिर्फ तेल की बात की है, मैं इसमें शुगर की बात भी ऐड करूँगी कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें जो चीनी है उसकी मात्रा नियंत्रित की गई है। हर कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है और उसमें हर तरीके की मात्रा जो है चीनी की वो ज़्यादा होती है। अगर उसको हम नियंत्रित कर लें कि इतने परसेंटेज ऑफ चीनी ही इस कोल्ड ड्रिंक में जाएगा, जिस खाद्य पदार्थ में जाएगा, या इस बिस्किट में जाएगा, इस केक में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली चीनी से भी लोगों का मोटापा बढ़ता है, एडिपोज टिश्यू बढ़ता है। तो उससे क्या होता है कि उससे क्या होगा कि लोग जो बाहर का खाना खाते हैं उसमें चीनी अपने आप कम खाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ध्यान रखने की चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना ध्यान अभी रखा जा रहा है, क्योंकि हाँ, क्योंकि चीनी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा, और आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल छोटे-छोटे बच्चे भी जो हैं, आप बाहर चले जाएँगे तो मम्मा कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मम्मा कोल्ड ड्रिंक के बिना जाना ही नहीं है, तो ये छोटे-छोटे बच्चों से ही शुरू हो रहा है। जूसेस देख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स देख लीजिए। चॉकलेट्स। आप अगर यहाँ पर कोई इस चीज़ पे एम्फसाइज करता ही नहीं है कि कोई डार्क चॉकलेट खाए, सब लोगों को मीठा चाहिए। मिठाई में मीठे का कोई नियंत्रण नहीं, कितनी सारी हमारे तो देश में मिठाई एक सबसे बड़ा खुशी का मौका पे, हर खुशी के मौके पे मिठाई खाई जाती है। तो मीठा तो बहुत हमारे देश में मीठा तो चलता है, पर मीठे का नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें अब आयुर्वेद में, आयुर्वेद प्रथाएं और खाद्य पदार्थ लोग मोटापे को स्वाभाविक और सही तरीके से कैसे करें, इसमें आयुर्वेद में क्या है इसके लिए? देखिए, आयुर्वेद ही तो एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए लोग अपना मोटापा कम कर सकते हैं, पर मेहनत नहीं करना चाहते। अगर मैं इस समय मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी मेडिसिन की बात करूं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोग जाते हैं और पतले होके आते हैं, जैसे कि कूल स्कल्प्ट हो गया, आजकल बहुत कॉमन चल रहा है, आपने सुना भी होगा। कूल स्कल्प्टिंग में वो एक मशीन लगा देते हैं जो सेल्स को, बॉडी सेल्स को, फैट सेल्स को फ्रीज़ कर देती है, उसको तोड़ के, काफ़ी पेनफुल चीज़ है मैंने सुना है, तो उसको तोड़कर वो 2-3 महीने में किसी को पतला कर देती है। वैसे ही पहले लिपोसक्शन था, या आजकल लोग एक सर्जरी यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम बोलते हैं कि एब्डोमिनोप्लास्टी, जिसमें फैट को मतलब निकाल के उसको मतलब हमारे जो शरीर के अंग हैं, जैसे कि मोटापा पेट पे ज़्यादा होता है, उसको वहाँ से सिल दिया जाता है। फिर एक बायरेट्रिक सर्जरी है जिसके फेवर में, बीइंग इनटू आयुर्वेदा, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। बायरेट्रिक सर्जरी से लोग पतले ज़रूर होते हैं, उसमें पेट को खोल के उसको बांध दिया जाता है अंदर से कि आप थोड़ा ही खाना खाएंगे, आप इससे ज़्यादा खाना खाएंगे ही नहीं तो आप मोटे होंगे ही नहीं। तो वो चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग व्यायाम करें, हम योगा करें, प्राणायाम करें। हमारे अगर कोई भी इंसान पूरे देश में 1 घंटा रोज़ योगा कर ले, मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि कोई मोटा होगा ही नहीं। पर उसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, रोज़ करना है, 4 दिन करके कोई पतला नहीं होगा। इसको एक अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए, नींबू और गर्म पानी, शहद मिक्स करके पीजिए, पर कोशिश करिए कि आप अपना खाना पीना सही समय पे सही तरीके से करें। इसमें आयुर्वेदा में एक बात और आती है, फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी, जैसे मैं वात पित्त और कफ बोलूँगी, जिस पे पूरा आयुर्वेदा बेस्ड है। तो कफा के बढ़ने से मोटापा बढ़ता है। अब कफा को जब कम करते हैं तो इसमें आपने एक शब्द सुना होगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि
फ़ायदेमंद है। पर यही इंटरमिटेंट फास्टिंग जो पिता प्रकृति के लोग करेंगे या वात प्रकृति के लोग करेंगे तो उनको सूट नहीं करेगा। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बॉडी की, सबसे पहले तो आपको वो जानना है, उसके बाद आप ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक जनरल ट्रीटमेंट है कि त्रिफला, आंवला, हरड़ और बेहेड़े का मिक्सचर हर कहीं मिलता है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, उसको उबाल के पी सकते हैं, त्रिफला का पाउडर खा सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा डिटॉक्सीफायर है और फैट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। वैसे ही गुगलू एक क्लासिकल दवाई है, मेदोहर गुगलू करके, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, उसमें बहुत सारे कंकॉक्शंस हैं, मेथी है और गुगलू है और बहुत सारे और पदार्थ हैं। वो भी एक ऐसी दवाई है। पर मैं यहाँ बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब लेनी शुरू कर दे। हर कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी बॉडी के है उसके ऊपर हर चीज़ नहीं सूट करती है। वो सूट करने के लिए आपको अपनी बॉडी को जानना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप होलिस्टिक अप्रोच इस्तेमाल करें और अपने ध्यान, अपना व्यायाम का, अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। आपने बताया मैम कि बहुत सारे सर्जरीज हैं जिसके बारे में आपने बात की। जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, अब हम लोग भी खोलते हैं, इंस्टा खोलेंगे तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आपको पतला कर दिया जाएगा। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने भी किया, मैंने भी उन्हें कॉल किया और पूछा कि अच्छा मतलब कैसे हो जाता है ये। बोला मैम बस 3 मंथ्स में आप पतले हो जाओगे, 3 सेटिंग आपको करवानी है और आपको आना है। लेकिन ये सब कुछ जब हो गया, मैंने डन भी कर लिया, ठीक है मैं जाऊँगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि जितना मैं वहाँ मेहनत करूँगी, पैसा लगाऊँगी, उससे अच्छा मैं एक्सरसाइज़ करूँ। लेकिन मैम मतलब हमने देखा है कि लोग नहीं करना चाहते हैं, एक्सरसाइज़ तो करना ही नहीं चाहते हैं। ना एक्सरसाइज़ करना चाहते हैं, ना योगा करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई ऐसी दवाई मिल जाए जो हम खाएँ और हम पतले हो जाएँ। और शायद अभी हाल ही में आया था कि इस तरह की कुछ दवाई खा के एक शख्स की जान भी चली गई थी। तो ऐसे में लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? क्योंकि ये आजकल की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये जो आप बोल रहे हैं कि लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, ये कोई उनका फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये उनका मेंटल प्रॉब्लम है। ये साइकोलॉजिकल इशू है और ये साइकोलॉजिकल इशू ही है जिससे लोग, एक इशू ये भी है साइकोलॉजिकल कि लोग मोटे होते हैं, यंग अडल्ट्स और बच्चे भी। आजकल इतना प्रेशर है हर किसी पे, एक रैट रेस चल रहा है कि हमें आगे बढ़ना है, आगे दौड़ना है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो। और सुसाइड्स भी इसीलिए होते हैं। तो अगर हम यहाँ मोटापे की बात कर रहे हैं तो एक साइकोलॉजी ऐसी बन गई है लोगों की कि हमें कुछ आराम से, आसानी से चीज़ मिल जाए। बिल्कुल। अगर यही आसानी ना होती तो कोई मोटा ही ना होता ना, कोई बाहर से ऑर्डर करके फूड खाता ही ना, कोई जंक फूड ही ना खाता टेस्ट के लिए। तो थोड़ा बहुत तो देखिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने मन के साथ। आपकी मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मोटापे से बचना है। तो व्यायाम जो है, और जैसे मैं योगा बोल रही हूँ, ये तो अपनी, अगर आप जीना चाहते हैं, हेल्दी जीना चाहते हैं, लंबा जीना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज और योगा से तो बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। अगर हम सोशल मीडिया की, जैसे अभी मैंने बात की आपसे कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं कि पतला होने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डाल रही है? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग, अब तो इतने डॉक्टर्स हो गए हैं, बहुत सारे लोग हो गए हैं, जो आकर अलग-अलग रेमेडीज़ बताते हैं कि आप जो है जीरे का पानी पी लो, आप सौंफ जीरे का पानी पी लो। कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि ये सर्जरी करा लोगे तो आप पतले हो जाओगे। इन सब पर नियंत्रण कैसे हो? देखिए, इस पे नियंत्रण हर किसी को इंडिविजुअली करना पड़ेगा। इसलिए इंडिविजुअली नियंत्रण करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी अपनी सोच है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए सही और गलत क्या है। रही जीरे पानी पीने की बात, सौंफ की, मेथी पानी पीने की बात, या जैसे मैंने त्रिफला के बारे में बताया, गुगलू के बारे में बताया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कैसे लेना चाहते हैं। फिर से बोलूँगी, ये चीज़ तभी लेंगे अगर आपको पता होगा कि आपकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आप किस प्रकृति के इंसान हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जो आप सोशल मीडिया पे एड्स की बात कर रहे हैं, ये भी हमारी मानसिकता है। अगर हम ये सोचें कि हम एक किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके या किसी भी क्लिनिक में जाके हम 5 से 10 लाख खर्च कर रहे हैं, तो क्या वो 5 से 10 लाख हम कहीं और यूज़ कर लें और यही 5 लाख 10 लाख बचा के अगर हम 3 महीने एक रोज़ रनिंग ही कर लें, चाहे एक ब्रिस्क वॉक कर लें, तो पैसे बचेंगे और पतले तो होंगे
और पतले होने के साथ साथ हमें जो बीमारियां हैं डायबिटीज़ जैसी, हाइपरटेंशन जैसी, हृदय रोग जैसे, वो कम होंगे, क्योंकि बायरेट्रिक सर्जरी करा के या फिर कूल स्कल्प्ट करा के या जो भी आजकल चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में पतला होने के लिए, उससे कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा, उससे किडनीज ठीक नहीं होंगी, उससे पैंक्रियाज अच्छे फंक्शन नहीं करेंगे। वो फंक्शन तभी करेंगे जब आप अपनी बॉडी को उठाएंगे और चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। भारत में अगर देखें तो मोटापा बढ़ने की वजह से मेंटल इश्यूज बहुत होते हैं मैम। और हमने तो मतलब ये तो फैक्ट है कि अगर आप मोटे हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ बीमारी लगती रहेगी। जैसे आपने बताया कि मोटे हैं तो डायबिटीज भी लग जाएगा आपको, कैंसर भी हो सकता है, और फैटी लीवर तो आजकल हम देख रहे हैं बहुत नॉर्मल हो गया है। तो इन सब चीज़ों को आपने बताया, ये तो बताया कि कैसे कैसे करके सब कुछ हो रहा है, बट मैम ये रुके कैसे, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, नियंत्रण कैसे पा सकते हैं इस पे? सबसे बड़ा नियंत्रण तो ये है कि सरकार में हमें बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए जो लागू कर दें। अगर आज सीट बेल्ट का चलान ना हो तो क्या कोई सीट बेल्ट डाल के गाड़ी चलाएगा? सही, बिल्कुल सही। तो वैसे ही जब तक नियंत्रण नहीं करेंगे कोई रुकेंगे नहीं। जिन लोगों को अपनी हेल्थ की परवाह है, जो अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, वो तो आज भी जिम जा रहे हैं, वो तो आज भी योगा कर रहे हैं, वो आज भी अपने खाने पे नियंत्रण कर रहे हैं। पर जो लोग करना ही नहीं चाहते, जो इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करे, समझ नहीं रहे कि हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है उनके अपने लिए, जीवन एक बार मिलता है, ठीक है, उसको कैसे अच्छे से रखना है और आगे तक निभाना है, तो जब तक वो उनको ये एहसास ही नहीं है तो कैसे समझाएंगे? उसके लिए तो नियंत्रण जैसे मतलब पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी ऐसे। इसके साथ अगर देखें, जैसे आपने मोटापे की बात की, आपने कहा कि स्कूल्स में ऐसी कैंटीन्स होनी चाहिए जहाँ पर हेल्दी फूड हो, लेकिन रोड साइड की अब बात कर लेते हैं। आपने सही कहा मैम कि तेल कितनी बार यूज़ हो रहा है ये आज तक रेस्टोरेंट में भी चेक नहीं होता है। लेकिन फिर अगर हम स्ट्रीट फूड की बात करें, जैसे आपने समोसे की बात हमने की थी, समोसा जो वो रोड साइड पे बनते हैं, जो वो तलते हैं, मुझे लगता है कि वो तेल, आपने बिल्कुल सही कहा, 50 बार नहीं, और वही तेल रोज यूज होता है। रोज़ यूज़ होता है। रोज यूज, एक हफ्ते तक भी वो उस तेल को चला मुझे लेते हैं। लगता है 2 महीने यूज़ होता है, 2 उसी में महीने। उसमें और तेल डाल दिया जाता है, उसको तो फेंका ही नहीं जाता। और अगर जब आप वो कढ़ाई या जो भी बर्तन में वो पक रहा है, अगर उस तेल को निकाल कर देखेंगे तो उस पे इतना मोटा नीचे काले रंग का लेयर बन जाता है। अब इमेजिन कि वो लेयर हमारे अंदर जाता में है, जाता है। हमारे पेट में, हमारे गट में, हमारे लिवर के थ्रू होके जाता है। हमारा बेचारा लिवर वो बोलेगा मैं कितनी एंजाइम्स बनाऊंगा और कितना बाइल बनाऊंगा, कैसे हेल्प करूं? तुम लोग तो छोड़ते ही नहीं ना खाना खाना। तो उसके ऊपर वैसा तेल आता रहता है और फैटी लेयर बनती जाती है। और फैटी लेयर जब बन जाती है तो लिवर अब जो उसका एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट नहीं कर पाता, बाइल सिक्रीट नहीं कर पाता, तो वो अंदर ही रह जाती हैं। तो फैटी लिवर लिवर सिरोसिस में और सब चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन रेस्टोरेंट में तो चलिए ये फिर भी चेक हो जाता है कि तेल की क्वालिटी कैसी है और कैसे सब कुछ हो रहा है, लेकिन रोड साइड पे तो कोई चेक नहीं करता है। अब रोड साइड पे ऐसे है कि जो कोई बना रहा है उसको एक लाइसेंस तो मिला है बनाने का, ठीक है ना, फूड लाइसेंस तो मिला बनाने का। तो वहाँ पर एक एरियाज़ के, जैसे हमारे कम्युनिटी सेंटर हैं जगह जगह पे, हर शहर में कम्युनिटी सेंटर है, छोटे शहरों में तो प्रेवलेंट भी हैं काफ़ी। तो वहाँ पर ऐसे एक बोर्ड बना देने चाहिए उस एरिया के कि इस एरिया में ये चेकिंग होनी चाहिए, कंटिन्यूसली ये चेकिंग होती रहनी चाहिए कि कौन कितना तेल यूज़ कर रहा है। उसके ऐसे मैट्रिक्स बना देने चाहिए कि इस तेल में को कितनी बार पहले यूज़ किया गया है, तो उस इंसान का लाइसेंस कैंसिल हो, ठीक है। थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, नो डाउट। हम लोग स्टार्टअप्स की बात करते हैं कि स्टार्टअप्स है, कोई 10,000 15,000 लगा के भी अपना काम शुरू कर सकता है, ठीक है, काम शुरू करे। हम चाहते हैं स्टार्टअप्स आए हमारे देश में ताकि हमारे देश की उन्नति हो। पर जो और फूड एक ऐसी चीज़ है जो 10 मिनट में फैल जाता है, जो हर कोई ले लेता है और उसकी बहुत सारी अच्छी इनकम भी देता है वो, और हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। पर जो ये छोटी छोटी बातें हैं, हम अपने इस चीज़ के लिए हेल्थ तो अपने सिटीजन्स की ख़राब नहीं कर सकते, तो थोड़े बहुत नियंत्रण तो लगाने पड़ेंगे। किसी को डर होगा कि चेकअप्स हो रहे हैं तो तभी ये चीज़ में सुधार आएगा। खान पान पर जैसे अगर हम अब अपनी बात करते हैं, आप समोसा खाती हैं? कभी कभार। कभी कभार खा लेती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका इन सब चीज़ों के बिना गुजारा नहीं होता है। मतलब अगर समोसा नहीं खाया तो कहीं नहीं, आज चाय के साथ समोसे होने चाहिए। और इन्हीं पेरेंट्स के बच्चे होते हैं जो इसी आदत को पकड़ लेते हैं, अब वो भी समोसा खाएंगे, उनको भी पैटीज खानी है। ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा? पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको दूध पिलाती है,
अपना दूध पिलाती है, जो बाहर से दूध पिलाती है, पानी बॉईल करके देती है कि उसको प्रॉब्लम ना हो। वो 6 महीने 1 साल तो निकाल लिया, उसके बाद सब शुरू हो जाता, थोड़ा बेटा टेस्ट कर ले, ये टेस्ट कर ले, वो टेस्ट कर ले, इसको सब टेस्ट पता होना चाहिए, है ना, इसीलिए टेस्ट करवाते हैं हम। अगर वो टेस्ट डेवलप ही नहीं होगा तो बच्चा खाएगा क्या? बिल्कुल। अगर हम आज नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं तो यहाँ पर हम वही समोसे की बात कर रहे हैं, पकौड़ों की बात कर रहे हैं। यहीं हम जाएंगे साउथ इंडिया में तो वो बात करेंगे इडली की, वो बात करेंगे डोसा की। वो हेल्दी है, वो हेल्दी इसलिए क्योंकि स्टीम्ड है, फर्मेंटेड है, तो वहीं डिफरेंस आ गया। तो अगर हम अपने बच्चों को, एक माँ, पेरेंट्स जो भी, चाहे कोई सिंगल पेरेंट है, माँ है, बाप है, जब वो अपने बच्चे को शुरू से ही उसका टेस्ट डेवलप एक हेल्दी फूड के लिए कराएगा तो बच्चा उसी को ही अडॉप्ट करेगा ना। तो ये पेरेंट पे ही निर्भर करता है। आज घर पे नहीं है पेरेंट्स, कहीं बाहर गए हैं, दोनों जॉब में बिजी हैं, तो बेटा आज तो टाइम नहीं है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खा लो। जनरली हर घर में ये होता है, यही होता है, आज बर्गर ऑर्डर करके खा लो, कोई बात नहीं, बच्चे को टेस्ट लग गया। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम रोक ही नहीं सकते इस चीज़ को, कभी कभार ठीक है, पर उसके लिए थोड़ा सा नियंत्रण घर पे भी लगाना पड़ेगा, माँ बाप को खुद भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। थायराइड एक ऐसी बीमारी है, थायराइड की अगर बात करें तो ये मोटापे से रिलेटेड है पूरी। थायराइड की जो बीमारी है इसकी वजह से आज यूथ बड़ा परेशान है, क्योंकि आप किसी भी घर में देख लीजिए, स्पेशली फीमेल्स फीमेल्स को तो थायराइड की प्रॉब्लम होती ही होती है। और ये ऐसी एक, मुझे लगता है, बीमारी है जो आपकी चलती ही है, फिर दवाई आपकी खत्म नहीं होती अगर आप दवाई आयुर्वेद से नहीं लेते हैं। चलिए मैं कुछ बताती हाँ हूँ आपको आज। हाँ। सबसे पहले बात तो जो थायराइड का प्रॉब्लम है ये जो हमारा खान पान है उससे रिलेटेड है। दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस तो है ही है, जो कि जेनेटिक भी है, और हाई क्लोरीन यूज से भी मतलब थायराइड की प्रॉब्लम होती है। मैं चंडीगढ़ को बिलोंग करती हूँ। पहले चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा क्लोरीनेटेड पानी यूज़ किया जाता था, अब तो लोग फिल्टर करके पीते हैं। तो उस समय सबसे ज़्यादा थायराइड केसेस वहाँ होते थे। ओके। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। अब नहीं यूज़ होता, पहले क्लोरीनेटेड वाटर यूज़ होता था, पर अब एक चीज़ ये है कि हमारा खान पान कैसा है, फिर वही बात आ गई कि आपका व्यायाम कैसा है। कई माएँ जब एक्सपेक्ट करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको एक थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है जो कि सीधा हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो बच्चे को थायराइड का प्रॉब्लम ना हो जाए, उसको डाउन सिंड्रोम ना हो जाए, उसको ऐसी मतलब जैसे कि हम बोलते हैं बच्चों का मानसिक विकास ना हो, उसकी वजह से डॉक्टर को ना चाहते हुए भी थायराइड की दवाई तो माँ को देनी पड़ती है। जब वो 6-8 महीने खा लेती है तो उसका प्रोसेस वही बन जाता है, मतलब कि वो थायराइड जो आपका सर्कमस्टेंशियल था, जो आपको 6 महीने रहना था और बच्चे के डिलीवरी के बाद शायद वो रिवर्स हो जाता, वो हमेशा के लिए चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे जब मेरे छोटे बच्चे ट्विन्स हैं, जब वो हुए तो मुझे थायराइड था। तो मुझे डॉक्टर ने ऑफ कोर्स बोला कि आपको ये दवाई तो खानी पड़ेगी, अदरवाइज़ मुझे भी पता था कि अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मेरे बच्चों के मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें आयोडीन होता है, सोडियम आयोडीन होता है, तो वो तो उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने खाई, पर उसके बाद मुझे लगा ये तो मैनेज ही नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए। तो जैसे ही मेरे बच्चे 3 महीने के हुए, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। रोज़ एक्सरसाइज करती थी, फ्रेश फ्रूट खाती थी, और मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही ज़्यादा 2 घंटे रोज़ एक्सरसाइज करती थी। 1 घंटा वॉक करती थी, 1 घंटा जिम जाती थी। मेरा थायराइड नियंत्रण में आ गया, और मेरे ख्याल से 2011 के बाद मैंने कभी थायराइड की दवाई नहीं ली, और आज भी नियंत्रण में ही है। पर मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सीरियसली मैंने कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन भी नहीं लिया इसके लिए। बस मैंने एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज छोड़ा नहीं, और अपना खाने का ध्यान रखा हमेशा कि खाने में क्या खाना है। तो मतलब ये आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइट अगर बहुत आपको, important हाँ, अगर थायराइड जैसी प्रॉब्लम से भी हमारा यूथ अगर अभी Yes. गुजर रहा है, तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि लोग बड़ी दवाइयाँ खा रहे हैं और हाँ जी। कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं लोग कि Yes. बस ये थायराइड जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हैं। थायराइड को आप तभी मेंटेन कर पाओगे अगर आप ओबीज नहीं होंगे, और मोटापा नहीं आएगा, और आपका डाइट ठीक होगा, आपका खाना ठीक होगा, और आपको स्ट्रेस नहीं।
स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है हर जगह पे, और अर्बन एरिया में महिलाओं का तो स्ट्रेस लेवल ही एक डिफरेंट है बहुत। तो इसलिए स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसके लिए मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी है हमारे यूथ के लिए। जितने भी लोग इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हटे ही नहीं होंगे वो इस वीडियो के सामने से कि आज तो सब कुछ छुड़वा देंगी मैम, ना समोसा खा पाएंगे, अपना जंक फूड खा पाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि समोसा ना खाइए, मैं बोल रही हूँ सब खाइए, बट हेल्दी वे में खाइए। समोसा खाइए, बेक कर लीजिए ना समोसे को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यूथ के लिए क्या मैसेज होगा आपकी ओर से, जितने भी लोग इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं? मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अपना ध्यान रखते हैं और अपना ध्यान रखना चाहते हैं तो अपनी हेल्थ के लिए आज कुछ ऐसे स्टेप्स उठाइए जो मैंने आपको समझाया है। उसमें से आप 2-3 चीज़ें भी मानेंगे तो मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत आपकी जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी। तो इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आप खुद ही ज़िम्मेदार हैं, और ये ज़िम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा। अपनी फूड चॉइसेस को ठीक रखिए, अपने खान पान को ठीक रखिए, और एक्सरसाइज, योगा को अपनाइए। बिल्कुल, मतलब सिर्फ अपनी डाइट का ख्याल रखिए कि आप क्या खा रहे हैं, आप तभी परफेक्ट हैं। सिर्फ डाइट का ख्याल हमारी आपको रखना है। किचन में, हमारी किचन इज़ एन आयुर्वेदिक किचन, इंडियन किचन इज़ आयुर्वेदिक किचन। ठीक है, छोटे छोटे हर्ब्स हैं, ये सब आयुर्वेदा ही हैं, पर हम हमारे खाने में यूज़ होती हैं। तो अगर हम इसी को ही अच्छे से लें, अपने घर के खाने पे ही फोकस करें, तो हम बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। एक बात और बोलना चाहूँगी कि बहुत जो बुज़ुर्ग लोग हैं, आज आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं जो 80, 90, 95, 98 ईयर्स की एज में आज भी चल रहे हैं, आज भी ठीक हैं, मतलब बिल्कुल सब काम ठीक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस समय उनके पास जंक फूड नहीं था ना नहीं खाने था, को। बिल्कुल बिल्कुल। टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हमेशा एक चीज़ पे लगे रहें, और अपना मतलब सोशल मीडिया नहीं था, तो वो हर काम खुद करते थे, अपने हाथ से करते थे। उसमें उनकी एक्सरसाइज होती थी, खाना उनके लिए घर का होता था, तो इसलिए वो आज भी ठीक। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा शेयर भी होने वाला है, Thank you. क्योंकि लोग आज की डेट में ऐसे ही लोगों को सुनना पसंद करते हैं जो डाइट को लेकर उन्हें कुछ बताए, उनकी हेल्थ को लेकर बताए। क्योंकि सोशल मीडिया पे इस वक्त इतना ज़्यादा चल रहा है कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप 10 दिन में आपका वेट हम लॉस करा देंगे, ये सब जो चल रहा है ना, मुझे लगता है कि आपने जो सारी बातें की हैं ये एक्चुअली फैक्ट। देखिए, 10 दिन में ना तो कोई किसी के बाल उगा सकता है, ना ही कोई पतला हो सकता है, ना कोई बीमारी छुड़वा सकता है। उसके लिए आपको मेहनत, परिश्रम करना पड़ेगा, और वो आपको ही करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि आपकी जगह मैं कर लूँ बदले में, वो तो नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत थैंक यू, आप आई और इतना अच्छा पॉडकास्ट हमारा हुआ। बहुत बहुत थैंक थैंक यू यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।